हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी 2025 के सिलेबस को और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के टॉपिक्स को। इस सेशन में हम दो चीज को कवर करेंगे। एक तो हमारा है रीजनिंग, दैट इज हम अपने रीजनिंग को समझेंगे, अपने पूरे सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो रीजनिंग है ये होता क्या है, व्हाट इज रीजनिंग। उसके अलावा इसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो कि रेलेवेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसे आप छोड़ सकते हो। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि ये जो रीजनिंग है, इस पूरे ये जो रीजनिंग है इसके अंदर आपको कितने मार्क्स का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सीयूईटी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमें दूसरी चीज करनी है, पहला तो ये कि व्हाट इज रीजनिंग हम समझेंगे एंड सेकंड वन जो है वो हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने के पीछे रीजन है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर सीयूईटी ने जो हमसे पेपर लिया था उसमें उन्होंने जो रीजनिंग पार्ट रखा था वो कितने लेवल का था, क्या हम उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या लेवल रहा था उसका, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, डिफिकल्ट था। हम वो डिफिकल्टी लेवल चेक करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ स्टूडेंट जो बोलते हैं कि भाई बहुत टफ था पेपर, तो वो क्या सच में उतना टफ था या फिर तो हम उसे सॉल्व कर सकते थे, कितना आसान था और कितना टफ था, हम वो देखेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करके। इससे हमें एक आइडिया ये लग जाएगी कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जो हम चैप्टर्स को कवर करने की बात कर रहे हैं उस चैप्टर से, उस टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो रीजनिंग हमारा पार्ट है, हम इसे कैसे कवर करेंगे, हमारा अप्रोच कैसा है, ये आगे आने वाले 30-32 दिन में हम क्या अप्रोच रखेंगे, हम कैसे इस पूरे पार्ट को हम कवर करेंगे, हम ये भी देखने वाले हैं। इसके बाद मैं अपने हर सेशन में ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीवाईक्यूज करना मत छोड़ो, आप अपने मॉक्स को देते रहो, पीवाईक्यूज को आप देते रहो, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप पेपर में कैसे परफॉर्म करोगे। क्योंकि आप जब एक बार पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से, आपका माइंड किस तरीके से उस टाइम पे रिएक्ट करेगा जब आप पेपर दोगे। एंड अनदर थिंग कि मैं अपने हर सेशन में ये भी बोलती हूँ दैट सीयूईटी इज नॉट अबाउट टेस्टिंग योर नॉलेज। वो आपके कॉन्सेप्ट, रीजन की देखो, कॉन्सेप्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वही आपके फ्रेंड के पास भी होगा, वही आपके क्लासमेट के पास भी होगा, सेम लेवल ऑफ नॉलेज होती है सबके पास, सबका सबका उतना ही होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। लेकिन उसके अलावा सीयूईटी जो है, सीयूईटी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, दे वांट टू टेस्ट योर टाइम मैनेजमेंट की आप उस क्वेश्चन को, जो आपके पास क्वेश्चंस है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, आप उसे किस तरीके से अपीयर कर रहे हो। जैसे लेट्स से कि कोई क्वेश्चन है वो छोड़ने वाला है, दैट देयर आर क्वेश्चंस जो कि आप छोड़ सकते हो, जिसे हम देख करके लगता है भाई ये तो विद इन सेकंड्स नहीं होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को छोड़ देना ज्यादा बेटर होता है। अंत में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम पे आप उसे सॉल्व करने के लिए बैठ सकते हो। सिंस मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये हमारे दो भाग में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सिलेबस, उसके अंदर कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और पीवाईक्यू भी मैं क्यों बोल रही हूँ, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज जरूर देख करके जाना, क्योंकि आपको ना उसमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी दैट आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या होने वाला है पेपर के टाइम पीरियड पे। क्योंकि हम बहुत बार ना हम ब्लैंक हो जाते हैं पेपर में, तो हम अगर कहीं पे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो रिटेन रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ये हो सकता है इस तरीके से, तो आप एक वाइडर एस्पेक्ट पे आप सोच सकते हो। दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ कि आप पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन करोगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा कि हाँ आप पता है कि आपको कैसे पेपर देना है, आपको आपको एक आइडिया लग चुका है कि आपको 60 मिनट्स के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं और वो विद इन 60 मिनट्स आपको करके खत्म करने हैं। एक प्रेशर आप जैसे जैसे आप रोज रोज आप अपने ऊपर बिल्ड करते जाओगे, वैसे वैसे आपके फाइनल डे पे, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन डे होगा उस टाइम पे आप उसे आराम से कर पाओगे। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम इस सब्जेक्ट को समझते हैं कि ये सीयूईटी जो हम बात कर रहे हैं, सीयूईटी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ये है क्या। उसके बाद हम बाकी चीजों को समझेंगे। तो दिस इज सीयूईटी 2025 के लिए हम रीजनिंग को हम देख रहे हैं दैट व्हाट इज रीजनिंग। तो सबसे पहले समझो कि ये रीजनिंग होता क्या है। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग एनीथिंग इन अ लॉजिकल एंड सेंसिबल वे। किसी भी चीज को आप जब लॉजिकल या सेंसिबल वे में आप सोच पा रहे हो, दैट इज रीजनिंग। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग और फाइंडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में आपने किसी भी रिलेशन को देख करके कोई भी पैटर्न आपने निकाल लिया, दैट इज रीजनिंग। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में आप रीजनिंग से आपको टोटल 18 क्वेश्चंस देखने को मिले, टोटल 18 क्वेश्चंस देखने को मिले। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ना ऐसे भी थे जिन्होंने बोला भाई पेपर तो बहुत टफ था। वो उल्टा टीचर्स बोल रहे थे कि हाँ भाई नहीं पेपर आसान था। रीजन बीइंग कि हमने खुद भी बोला कि पेपर आसान था। आसान इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो आराम से आप कर लोगे, ऑब्वियसली प्रेशर रहता है, टाइम प्रेशर होता है, लेकिन आसान इन द सेंस कि वो मॉडरेट पेपर था, उसे आप कर सकते हो, ऐसा पेपर था। तो उसमें था कि आप करके दिखाओ, तो ये है कि आप करके आप खुद देख लेना कि कितना आसान पेपर था।
आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने डेली आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपसे ये पेपर आराम से हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन्स आपसे नहीं होंगे, रीज़न बीइंग कि हर पेपर में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि ऐसा होता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ने लायक क्वेश्चन हम उसको कहते हैं कि भैया उसको स्किप कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपको 60 मिनट के अंदर में आप बैठ करके उसके ऊपर अपना सर लगा रहे हो, दैट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो कोई उसमें मतलब नहीं बनता है। तो ये 18 क्वेश्चन्स, और हम ये भी देखेंगे कि इन 18 क्वेश्चन्स में से आपको कुछ नहीं तो आप 10 से 11 क्वेश्चन्स बहुत आसान-आसान से, आपको बस उसके अंदर लॉजिक लगाना था, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए थी उसके अंदर कि आप उतने कम टाइम में आप कितना अपने आप को उस लेवल पे आप लेकर के जा रहे हो। देखो, हमारे पास टाइम पीरियड है 30 टू 32 डेज़, राइट? उतने दिन के अंदर अब आप हर एक टॉपिक को इन डेप्थ लेकर के बैठोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ढेर सारा पीवाईक्यू करो, ढेर सारा मॉक दो, पर जैसे ना बहुत सारे आपको ऑनलाइन मॉक्स दिख जाएँगे, जो कि टॉपिक वाइज़ मॉक्स लेते हैं। अब उसमें आपको सिर्फ़ एक ही टॉपिक के क्वेश्चन्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स देखने को मिल जाएँगे, और नहीं तो बुक्स वगैरह आप ले सकते हो, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आप लगा सकते हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आप इसमें मार्क्स गेन कर पाओगे। अच्छा, इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, उसमें भी मैंने बोला था कि आप एक रूटीन बना लो कि आप डेली डेली आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 से 15 क्वेश्चन्स आप करोगे। सेम मैं बोलूँगी यहाँ पे रीज़निंग के लिए कि आप डेली एक रूटीन बना लो जिसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन्स आप कंपल्सरीली करो। इसे बिना किए तो आपका दिन खत्म होना ही नहीं चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट कि भई प्लीज़ अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, एफिशिएंट बनाओ। नहीं बनाओगे तो ये अपने आप के साथ खेल रहे हो, अपने करियर के साथ खेल रहे हो। फिर उसमें आप एंड में आप फिर बहुत पछताओगे कि भई क्यों सीयूईटी में आप अच्छा रैंक नहीं लेकर के आ पाए, या फिर तो अच्छे मार्क्स आप नहीं स्कोर कर पाए। अभी से तैयारी करो, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी आपके हाथ में 30 डेज़ है, आपका पेपर 8th ऑफ मई के बाद से शुरू होना है, तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप यहाँ से सिर्फ पीवाईक्यूज़ करके, नंबर ऑफ एम्पल ऑफ क्वेश्चन्स करके आपका ये हो जाएगा। दूसरा हमें क्या समझ में आया कि ये जो हमारा सीयूईटी 2025 है, जो रीज़निंग होगा, इससे आप 18 से 20 क्वेश्चन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 18 टू 20 क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम चैप्टर्स की बात करें या फिर तो टॉपिक बोल लो, कौन-कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो एक तो हमारा नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ हो गया, मिसिंग नंबर वगैरह हो गए, वो आपको दिख जाएगा, सिलोजिज़्म हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन हमें देखने को नहीं मिला है एज़ सच, लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे भी क्वेश्चन कि हमें डीआई से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा है हमारे पास इमेज या फिर तो पिक्चर मैट्रिक्स। और हमें क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर? पेपर फोल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, पेपर फोल्डिंग देखने को मिल जाएगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पेपर लिया हमने, पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, कहीं पे हमने होल पंच कर दिया या फिर तो हमने कहीं से कट कर दिया, और जब हम उस पेपर को खोलेंगे तो आप बताओ हमें कि कहाँ-कहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी या कहाँ-कहाँ पे आप वो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें और क्या मिलेगा? मिरर्ड इमेजेस देखने को मिलेंगे। मिरर्ड इमेजेस वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि भई ये पर्टिकुलर कोई नंबर है या फिर तो ये घड़ी है, तो ये आपको इमेज में, मिरर में आपको कैसे दिखेंगे? ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा? क्लॉक वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट्स में या तो आप सर्कल टेबल में बैठे हुए लोगों को आप अरेंज करोगे, या तो आप या तो आप लीनियर टेबल के ऊपर आप अरेंज करोगे, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद है आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, कि एक डायरेक्शन में कोई इंसान जा रहा है, फिर उसके बाद ये टर्न ले लिया, वो टर्न ले लिया, तो आप बताओ आप क्या डायरेक्शन होगा उसका। इसके अलावा आप क्लॉक वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कि भई क्लॉक में आपका इतना टाइम हो रहा है, तो आप हमें बताओ कि व्हाट इज़ द एंगल, कौन से एंगल पे होगा वो। इसके अलावा आपको डेज़ यानी कि कैलेंडर वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे। कि मान लो इस दिन पे ये डे पड़ रहा था, तो आज से 2 साल के बाद या फिर तो उसी ईयर में दूसरे डेट का आपको डे बताने को दे दिया जाएगा कि अब आप बताओ कि क्या है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हमें कोडिंग डिकोडिंग दिख जाएगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ दिख जाएँगे, ये उसी का पार्ट है, नंबर सीरीज़ का ही पार्ट है। एंड ब्लड रिलेशन आपको दिख जाएगा, ब्लड रिलेशन दिख जाएगा। ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, इससे ऊपर और कुछ नहीं आएगा। यूजी लेवल पे इसके ऊपर हमें और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको ये एक पेज के ऊपर एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगी।
इसके अलावा ये तो हमारी हो गई बेसिक बातें दैट व्हाट इज़ रीज़निंग हो गया, कौन-कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट ये सारे ही हैं आपके। ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है, जितनी आप इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तीसरा हमने देखा कि आपके पेपर के अंदर ओवरऑल ये ऑन एन एवरेज आपके कितने क्वेश्चन्स आएँगे इससे दैट इज़ 18 टू 20 क्वेश्चन्स होंगे। और हमने क्या देखा अम और हमने देखा है कि अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए दैट इज़ आपको डेली बेसिस पे 10 टू 15 क्वेश्चंस करने चाहिए और वीकली बेसिस पे आपको मॉक्स देने चाहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए और एक चीज़ ये कर सकती हूँ कि मैं आपको वीकली क्लासेस प्रोवाइड कर दूँ मैं रीज़निंग के ऊपर। सेम लाइक मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ दैट इज़ वीकली बेसिस पे संडे संडे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीज़निंग और दूसरा जनरल साइंस के आप क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसी चैनल के ऊपर। इसके अलावा आपको मंडे एंड ट्यूसडे इंग्लिश इंग्लिश, अकाउंट्स अकाउंट्स एंड जीके देखने को मिलेंगे। वेडनेसडे को इंग्लिश, बीएसटी, बिज़नेस स्टडीज़ एंड जीके एंड थर्सडे, फ्राइडे को आपको इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड जीके देखने को मिलेगा। जीके हमारा स्टैटिक पोर्शन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दैट्स व्हाई ये आपको मंडे टू फ्राइडे आपको ये देखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं संडे संडे मैं आपको आपका ये जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, ये मैं करवा दूँ संडे संडे आपको हर एक-एक महीने का दैट इज़ मंथली करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कंपाइल्ड वे में। तो ये थी हमारी बेसिक ओवरव्यू कि भई जो रीज़निंग है उसके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलेंगे, ये रीज़निंग क्या होता है, कितने मार्क्स का होगा, क्या-क्या चैप्टर्स होंगे। अब हम चलते हैं हमारे पीवाईक्यू के ऊपर कि वो किस लेवल के क्वेश्चन्स आपसे पूछा गया था। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको टाइप करना है सीयूईटी 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दो तो आपको लगातार लास्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उसके आंसर कीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ओके, अगर आपने सीयूईटी, जीटी का जीटी का सेट बी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको वहीं से देखने को मिलेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आपको ये सारे क्वेश्चंस ये आपके किसके हैं दैट इज़ रीज़निंग के ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये ट्राई कर सकते हो। ये देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और मैं आपको मैं आप एडवाइस करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि एक बार खुद से भी ट्राई करना क्योंकि अगर आप खुद से करोगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर लगेगा कि यार ये तो किया हुआ है ना, इसमें कुछ दूसरा नंबर होगा, कुछ दूसरा अल्फ़ाबेट्स होंगे तो उसमें आपको फिर डर नहीं लगेगा। ये जो अच्छा हाँ, डर से याद आया मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद अगर किसी सब्जेक्ट से डरते हैं ना तो वो रीजनिंग ही है दैट डोमेन सब्जेक्ट तो हमने 11th-12th पढ़ा हुआ है तो हमें उसमें उतनी डर नहीं लगता है। लेकिन ये रीजनिंग हमारे लिए कुछ नया होता है, इससे पहले हमने कोई एंट्रेंस दिया नहीं होता है, तो बच्चों को लगता है यार ये क्या नया चीज़ है, रीजनिंग तो हमने पहले कभी दिया हुआ नहीं। कुछ रेयर बच्चे होते हैं, तो उन्हें पता होता है रीजनिंग के बारे में। फिर इसमें ना डरना मत, कुछ भी नहीं है। अगर आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी कर लिया तो रीजनिंग आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना होता है बस एक रिलेशन इसके अंदर निकालना होता है कि भई आप कैसे एक लॉजिकल थिंकिंग है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे? अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊँगी, आपको पता चलेगा कि भई ये तो इतना आसान है, मज़ा आता है इवन रीज़निंग सॉल्व करने में मज़ा आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। दिस इज़ 2024 का क्वेश्चन है ये सारा का सारा। आप इसको डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख भी सकते हो। ओके, आपके पास क्वेश्चन है दैट व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अभी हमने ऊपर देखा दैट आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट इज आपके पास A1 X है, B4 P है, E25 J है, J100 एंड F। ये है हमारे पास और आपको यहाँ पे फिल करना है इन ऑप्शन को देख करके कि यहाँ पर क्या आए। तो सबसे पहले तो इसमें ये याद रखो कि 2 चीज़ों को आपको याद रखना है। एक तो जो आपके अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनका नंबर याद रखना पड़ेगा आपको और अगर आपको लगता है ना कि भई नंबर याद नहीं हो रहा मुझे, तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक रफ शीट मिलता है। रफ शीट के अंदर जल्दी-जल्दी से आप ए से लेकर के ज़ी तक लिख देना और उसको आप नंबरिंग कर देना इस तरीके से। दिस इज द वे कि आपने क्या करा ए से लेकर के जी तक आपने लिख दिया और फिर सबके ऊपर आपने ये नंबरिंग डाल दी कि ए फॉर 1 बी फॉर 2 3 सी के लिए है डी के लिए 4 है इस तरीके से हम जी तक 26 हम पूरा लिख लेंगे और इसी का एक रेप्लिका भी तैयार कर लेना दैट इज इसी का एक दूसरा फॉर्म तैयार करना ए बी सी डी ई एफ जी और वो नीचे से शुरू करना दैट इज ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
एंड 26। इस तरीके से आपके पास एक 1 से लेकर के 26 ये एबीसीडी के फॉर्म में है और एक नीचे से 1 2 3 4 हम शुरू करके देखेंगे। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें दो चीजें हमें देखने को मिल रही है, अगर आप इसमें गौर से देखोगे तो दिस इज ए 1 एंड एक्स, राइट। एक तो आपको अल्फाबेट देखने को मिलेगा और दूसरा आपको नंबर देखने को मिलेगा। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो आपके पास क्या क्या है, ए है, बी है, ई है और जे है। नेक्स्ट आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये तो आपकी अल्फाबेट्स की बात हुई। दूसरा अगर हम नंबर की बात करें तो ये हमारा 1 है, चलो यहाँ पे लिखें, दिस इज 1। फिर आप 4 है, फिर उसके बाद 25 है एंड फिर हमारे पास 100 है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। अगेन आपको अल्फाबेट देखने को मिलेगा, दिस इज एक्स, पी, जे एंड एफ, राइट। ये है। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि कितने प्लेस पे है। ये जो हमने ए बी ई जे देखा हुआ है, ये अल्फाबेट्स के कौन से नंबर पे है। क्या क्या है हमारे पास, ए बी ई जे, दिस इज ए, बी और क्या है, ई जे, ई एंड जे। ये यानी कि क्या है, ए फॉर 1, बी फॉर 2, ई फॉर 5 एंड जे फॉर 10। कितने का डिफरेंस है इन सब के बीच में, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये +1 से बढ़ रहा है, ये +3 से बढ़ रहा है और ये +5 से बढ़ रहा है। दैट इज क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑड नंबर से ये बढ़ रहा है ना, 1 3 5। तो ऐसा हो सकता है ना कि इसके बाद का जो हमारा ऑड नंबर है, दैट इज 5 के बाद हमारा ऑड नंबर 7 आता है, तो +7 हो सकता है। ये 7 क्या है हमारा, 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमने ये देखा है ना, जे जे के लिए 10 है और इसमें +5 हुआ है। आप इसमें +7 करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 7 कितना होता है, 17। 17 के ऊपर कौन सा अल्फाबेट है, वेयर इज 17, दिस इज क्यू, क्यू। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, दिस विल बी क्यू। अगर हम इसकी बात करें 1 4 24 100, इसके लिए हमें, मैंने बोला अल्फाबेट्स के लिए आपको अल्फाबेट समझने की जरूरत है, दैट उसकी नंबरिंग आपको आनी चाहिए। नंबर के लिए क्या बोलूंगी मैं, नंबर के लिए आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। अगर क्यूब रूट्स याद नहीं कर रहे हो तो एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट्स याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले और भी पेपर में आपको इसकी जरूरत पड़ती रहती है, इवन ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारा क्या है, अगर हम स्क्वायर रूट को देखें तो ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये क्या है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अगर आप अब इसमें चेंज देखो, 1 से 2 के बीच में क्या चेंज आया, +1 का चेंज आपको देखने को मिलेगा। 2 से 5 के बीच में +3 का चेंज देखने को मिलेगा। 5 से 10 के बीच में +5 का चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, +7, कितना हो जाएगा +7, दैट विल बी 17 का स्क्वायर। अगर आप 17 का स्क्वायर करते हो तो ये आपका आता है 289, 289, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास पहला अल्फाबेट मिल गया हमें, हमें अपना नंबर भी मिल गया है। हमें अब ये वाले अल्फाबेट्स को देखना है, दैट इज एक्स पी जे एफ। क्या क्या है, एक्स पी जे एफ। ओके, अगर आप एक्स यहां से देखना शुरू करो तो ये आपका 24 है, के अलावा पी हमारा क्या है, 16 है, 16 है। जे हमारा क्या है, 10 हो गया एंड एफ हमारा हो गया 6। क्या क्या बोला मैंने, 24, 16, 10 एंड द लास्ट वन इज 6। एक तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये हो सकता है। सेकंड आपके पास ये है कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास है ये पी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास 3 है, इस वाले पोर्शन को हम ले रहे हैं। पी, पी हमारा 11 है, जे हमारा 17 है और क्या है,
F हमारा 21 है। ये हो गया। अगर आप इनके रिलेशन को आप देखोगे तो 16 प्लस 4 ये 8 से चेंज हो रहा है, ये 6 से चेंज हो रहा है, ये 4 से चेंज हो रहा है। दैट इज ये हम माइनस माइनस करते जा रहे हैं। अगर 8 6 4 की बात हो रही है, अगर हम 2 माइनस कर दे तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर 4 आ रहा है तो हमारा इधर से आना चाहिए डी। क्या डी है आपके ऑप्शन में? दैट इज हम अगर बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी 1 लगाते हैं तो क्या डी हमारे ऑप्शन में है? पहला तो अगर हम पहला प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं तो क्यू हमारा फिक्स है, क्यू हो गया, 289 हो गया, और दूसरा क्या है? डी। हम्म। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? मैं पहले सेकंड वाला भी करके देखती हूँ। इसमें ऑप्शन हमें ये दोनों मिल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा ये ओ है। ओके। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको Q289D भी देखने को मिल रहा है, और अगर हम दूसरे प्रोबेबिलिटी से जाएं तो 3 माइनस 11 कितने से चेंज हो रहा है? ये कितने से चेंज हो रहा है? ये है हमारा 8। 11 और 17 में 6 से चेंज हो रहा है। 17 एंड 21 में 314 से चेंज हो रहा है। 864, और साथ में यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। दैट इज हम 2 से हम प्लस करेंगे। 21 प्लस प्लस हो रहा है ना, ये सारा इंक्रीज हो रहा है। 21 प्लस 2 दैट इज 23। 23 पे कौन सा है? 23 पे कौन सा है? अगर आप इधर से जाओगे तो 23 इज डी। ऐसे भी आपका डी ही आ रहा है। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, दोनों ही सिनेरियो में हमारा आंसर 289 डी है। हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना टफ था ये? ओके, मैं ऐसे क्लीन कर देती हूँ पहले तो, बिकॉज आगे भी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा 18th क्वेश्चन नंबर था। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रीजनिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको दिया गया है NEGI इज टू MVTR। इसका मतलब है आपको इसमें रिलेशन निकालना है कि इसके बीच में जो रिलेशन था, यही सेम रिलेशन यहाँ पे आपने जो लिखना है उन दोनों के बीच में होगा। दैट ये जो आपके पास है इसके बीच में जो रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में होगा। तो आपको सबसे पहले तो इसका रिलेशन निकालना है कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है, और फिर उसके बाद इससे निकाल करके खाना है। तो अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो दैट इज NEGI इज टू MVTR। हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करने की जरूरत है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो MN, क्या हम ऐसे देख सकते हैं M के बाद N आता है, फिर V के बाद E तो नहीं आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो काम नहीं करेगा। दूसरा हम एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन हम चेंज करके लिख सकते हैं। दैट इज, अगर आप ऐसे देखो दैट 1 A इज फॉर 1, B इज फॉर 2, C का 3 है, D का 4 है, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास वर्ड है NEGI ना, NEGI, और दूसरा वर्ड है MVTR। MVTR ये वर्ड है हमारे पास। हमें सबसे पहले N देखना है। N अगर आप ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हो तो N इज फॉर 14। N हमारा 14 के बराबर है, और M हमारा देखेंगे तो इधर से हमारा M इज फॉर, अच्छा नीचे से देखो, Z फॉर 1, Y फॉर 2, X फॉर 3 वाले पूरे सीरीज से आप देखोगे, आपके पास जो M है इट इज फॉर 14। बराबर हो गया। अगर आप 1 2 3 4 से शुरू कर रहे हो, ऊपर की डायरेक्शन से 1 2 3 4 शुरू कर रहे हो, तो आपका n इज इक्वल टू 14 है। n इज इक्वल टू 14 है। और अगर आप पीछे की डायरेक्शन से, बैकवर्ड डायरेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका m इज इक्वल टू 14 है। ये हुआ। चेंज कर देती हूँ कलर सो दैट समझ में आ जाए। इसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर आप सीधे डायरेक्शन से आओगे तो n इज इक्वल टू 14 है, और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन से आ रहे हो तो आपका m इज इक्वल टू 14। ये हो गया। एक तो ये रिलेशन निकल गया। E की अगर हम बात करते हैं, E इज फॉर, E is for 5, E is for 5, और V is for, बैकवर्ड डायरेक्शन से V is for 5। मिल गया हमें रिलेशन, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन। इसके अलावा अगर आप G की बात करो तो G की बात करो तो दिस इज फॉर 7, एंड T की बात करो, T की बात करो तो दिस इज ऑल्सो 7। थर्ड रिलेशन भी मिल गया। I की हम बात करें, इधर से देखेंगे तो हमारा I इज इक्वल टू 9 है, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो R इज इक्वल टू 9 है। हो गया। ये हमारा फोर्थ रिलेशन हो गया। आपको निकालना क्या था? सिंग के लिए आपको निकालना था, SING, सिंग के लिए आपको निकालना था कि अब आप कैसे रिलेट करोगे और आपका दूसरा वर्ड क्या होगा। तो सिंग के लिए क्या है? S इज फॉर, S कहाँ है? ये रहा।
S is for 19, 19 अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हो तो कौन सा नंबर पे है? 6, 7, 8, 9, 10, this is 19, which will be H. I is for 9, पीछे से जाओगे I आपको दिखेगा, पीछे से जाओगे आपको 9 R दिख रहा है, ये R होगा। N is for 14, इधर से आप 14 आपको M दिखेगा एंड G आपका 7 है, इधर से आपको 7 T दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? HRMT। क्या हमारे ऑप्शन में HRMT है? तो है, ये हमारा आंसर है। हो गया? क्या ये क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं क्या? बस आपको आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। ये बोल रहा है आपसे इन अ सर्टेन फूड लैंग्वेज की रूपी मीन्स नोबडी लाइक क्रूएल। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, लेकिन आपको पेपर पेन जब आपको मिलेगा पेपर के टाइम पीरियड पे, तो उस पे आपको ना ये लिख करके आपको चीजों को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। मैं बस आपको भी समझाने के लिए बता रही हूँ। आप पेपर में ये तरीका नहीं अपनाओगे, क्योंकि आप अच्छा देखो, ये तरीका आप शुरू-शुरू में अपना सकते हो, जब क्योंकि आपके लिए ये नया चीज़ है, टोटली नया है ये आपके लिए। बट आप क्या कर सकते हो, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप वैसे ही देखते बोलोगे, अच्छा ये है ना, सिमिलर है, मुझे समझ में आ जाएगा। राइट? एक बार अभी देख लो कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आप ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, तो अपने आप ही वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नोबडी लाइक क्रूएल है ये तो। और की मी चा जो है वो किंग वॉज क्रूअल था। की मी चा किंग वॉज क्रूअल। और क्या है? और लास्ट है रूपी चा। रूपी चा, इसका मतलब है नोबडी लाइक किंग। नोबडी लाइक किंग। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? देखो, जो जो चीजें कॉमन दिख रही है उसका मतलब वो है। कैसे इसे फिगर आउट करेंगे? यहाँ पे आपको की देखने को मिला। क्या कॉमन है इसमें? क्रूअल क्रूअल कॉमन है, इसका मतलब है की का मतलब है क्रूएल। आपके क्वेश्चन और पूछा गया है, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि सारे करने के लिए बैठ जाएंगे। हम सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो व्हाट इज द कोड फॉर बॉस का आपको क्या कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको वो पता करना है। हमें क्रूएल का मिल गया। और क्या है? और कहाँ कहाँ पे कॉमन है? दैट इज पी 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 कॉमन है। दैट इज यहाँ पे नोबडी है, यहाँ पे नोबडी है, लाइक भी है। ओके, इसके अलावा किंग किंग यहाँ पे मैच कर रहा है। तो किंग क्या हो सकता है? दैट इज चा चा यहाँ पे कॉमन है ना, तो चा हमारा किंग है, यही किंग है। और क्या है? किंग वॉज क्रूअल कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे किंग वॉज क्रूअल है। हमें की का पता है दैट की इज क्रूअल। क्या का पता है दैट ये किंग है। मी का हमें अभी तक पता नहीं चला है दैट इट मस्ट बी, दैट ये जो मी है इट मस्ट बी वॉज। तो आपका आंसर क्या होगा? वॉज की जगह पर आप इसको कोड कर सकते हो मी है क्या ऑप्शन में? ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 21। 21 21 क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे p%y मींस दैट p इज द सिस्टर ऑफ q। ये जो परसेंटेज है ये आपको बता रहा है सिस्टर का रिलेशन है। p प्लस q दैट इज प्लस का साइन है, तो p इज द सन ऑफ q इनटू p इनटू q दैट इज इनटू का साइन बता रहा है कि p इज द हस्बैंड ऑफ q। p माइनस q दैट इज माइनस का साइन बता रहा है दैट p इज द ब्रदर ऑफ q। और आपको नीचे दिया गया है दैट इनमें से आपको बताना है कि कौन से का मतलब ये है दैट a इज द सन इन लॉ ऑफ g, g का सन इन लॉ a है। आपको कैसे समझ में आएगा? तो उससे पहले तो देखो, कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जो कि आपको बैक कैलकुलेशंस करने चाहिए, तो ये आपका अप्रोच इस तरीके से है। इस वाले क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी बैक सोल्यूशन करो। बैक सोल्यूशन क्या होता है? तो बैक सोल्यूशन इज ऑल अबाउट कि आप पीछे से आप ट्राई कर रहे हो, पीछे यानी कि आप ऑप्शन से आप अपने क्वेश्चन तक जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको कुछ करना नहीं है। इन सबके अंदर आपको रिलेशन पुट करके देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आपको ये निकाल करके दे रहा है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? सबसे पहला है हमारे पास a इंटू यू प्लस एस इंटू जी, यही ना? A इंटू यू है, इंटू का मतलब क्या होता है? इंटू का मतलब होता है P इज द हस्बैंड ऑफ Q, दैट इज A इज द हस्बैंड ऑफ यू। ये A इज द हस्बैंड ऑफ यू। चलो ऐसे नहीं लेंगे, सिंपलर करते हैं इसे। सिंपलर कैसे? तो ये याद रखना, ये है दैट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होगा उसको हम हर्ट से हम कोड करेंगे। और फादर
फादर ग्रैंडफादर वाले जो रिलेशंस होंगे उसे हम एरो से हम कोड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज अगर आपके फादर की बात हो रही है, ग्रैंडफादर की बात हो रही है, तो वो ऊपर आएंगे और फिर उसके नीचे हमारे सन, और इस तरीके से हम रिलेशन कोड करेंगे। इसके अलावा आप इनटू का साइन हम रखेंगे ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए इनटू का साइन रखेंगे। एंड मेल के लिए प्लस का साइन रखेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन रखेंगे। ये हमारी कुछ चीजें थी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ए इंटू यू है ना, दैट इज इंटू का मतलब है पी इज द हस्बैंड ऑफ यू। इसका मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, ए इज द हस्बैंड ऑफ यू। यही बोला ना मैंने, ए इज द हस्बैंड, यानी कि ए जो होगा वो हमारा क्या है, ये तो मेल है, इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और ये हमारी फीमेल है, दैट इज ऑब्वियसली ये शादी हुई होगी तो ये फीमेल ही होगी। एंड दूसरा है हमारा यू प्लस एस, दैट इज यू प्लस का मतलब है सन, दैट इज यू इज द सन। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ फीमेल, और इसके हिसाब से अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो प्लस का मतलब होता है दैट इज सन। ये फीमेल है और सन है, ये हो नहीं सकता है, तो पहला हमारा ये तो गलत है। इसके अलावा और क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस एस परसेंटेज यू इंटू जी। क्या हो सकता है, ए प्लस एस, दैट इज ए इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू है ना हमारा रिलेशन, दैट इज ए इज द सन ऑफ एस, यानी कि एस इसके मम्मी पापा में से कुछ भी हो सकते हैं, और ए हमारा मेल है, सन की बात हो रही है, दैट इज ये मेल है। इसके अलावा और क्या है, एस परसेंट यू, परसेंट का मतलब होता है सिस्टर, दैट इज एस इज द सिस्टर ऑफ यू, ये हमारी फीमेल है, ये हमारी फीमेल है। और क्या है, यू इंटू जी, इंटू का मतलब है हस्बैंड, दैट इज यू इज द हस्बैंड, यू इज द हस्बैंड ऑफ जी, यानी कि ये हमारा मेल होगा, हस्बैंड है तो मेल होगा, और दिस विल बी माइनस। तो क्या आपको इसे देख करके लग रहा है दैट ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी? क्या है ये, यानी कि जी के हस्बैंड, और एक और चीज इसमें ऐड कर लो, हाँ ये तो मैंने लिख दिया था, दैट ब्रदर इनटू से हम सिंबलाइज करेंगे, दैट इज एक्स ले लो यहाँ पे, दैट क्या जी के हस्बैंड की सिस्टर का जो बेटा है वो क्या जी का सन इन लॉ हो सकता है क्या? ये तो इनडायरेक्टली ऐसा हो गया ना कि ये तो इसका बेटा ही हो गया, फिर इसके हस्बैंड की बहन जो है यानी कि ननद होगी, और उसके बच्चे जो होंगे वो तो हमारे लिए बच्चे जैसे ही होंगे, तो ये भी गलत है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमसे बोल रहा है कि ए माइनस एस प्लस यू इंटू जी, ये है ना, ए माइनस एस इज, ए इज द ब्रदर ऑफ एस, ए इज द ब्रदर ऑफ एस, यानी कि ए मेल होगा, ये हमें पता नहीं है एस के बारे में कि ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद एस प्लस यू, दैट इज एस इज द सन ऑफ यू, एस इज द सन ऑफ यू, सन है ये भी मेल होगा, यानी कि सन की बात हो रही है, तो यू इज द हस्बैंड ऑफ जी, यानी कि अगर यू हस्बैंड है तो ये भी मेल है और ये फीमेल है। क्या ये रिलेशन से लग रहा है हमें कि जी ए जो है वो हमारा सन इन लॉ है? तो नहीं भाई, जी का जो पति होगा, जी का जो हस्बैंड होगा, उसके जो बच्चे होंगे वो इसके भी तो बच्चे होंगे, तो आप अपने सन को सन इन लॉ नहीं बोलते हो, तो थर्ड भी हमारा गलत हो गया। ऐसे तो हम एलिमिनेट करके हमें पता चल जाएगा दैट फोर्थ है, लेकिन हम इसे करके देखेंगे कि भाई क्या सच में हमारा फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो लेट्स डू इट। फोर्थ, फोर्थ हमारा क्या है, ए इंटू यू परसेंट एस प्लस जी। ये ए इंटू यू का मतलब क्या है, दैट ए इज द हस्बैंड ऑफ यू, ए इज द हस्बैंड ऑफ यू, यानी कि ए मेल है। इसके अलावा और क्या बोला, यू परसेंट एस, दैट यू इज द सिस्टर ऑफ, यू इज द सिस्टर ऑफ एस, यू इज द सिस्टर ऑफ एस, यू हमारी फीमेल है। और क्या है, और क्या है, एस प्लस जी, दैट इज एस इज द सन ऑफ जी, प्लस का मतलब सन ही है ना, एस इज द सन ऑफ जी, यानी कि ये मेल है, राइट। अब बताओ, जी के बेटे की बहन का पति आपका, जी के बेटे की बहन की पति आपका सन इन लॉ होता है नहीं, यानी कि जी की बेटी होगी यू, और यू का हस्बैंड होगा हमारा सन इन लॉ, दैट इज यस। ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा सही है, इस हिसाब से हमारा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया। अच्छा हाँ, ब्लड रिलेशन जो होता है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसे काम माइंड से करने की कोशिश करना। और इसमें हम और एक चीज क्या कर सकते हैं, वही ढेर सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करोगे तो उतना आसान होगा। जैसे ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, बहुत आसान था, और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब होते हैं ना तो उसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इफ 26 जनवरी 2020 वाज अ संडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 16th ऑफ मार्च ऑफ दैट ईयर। अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में 26 ऑफ जनवरी जो था वो संडे था। 26 ऑफ जनवरी 2020 की बात की जाए तो आपका उस टाइम पे संडे पड़ रहा था। आपसे पूछा जा रहा है कि इसी 2020 में ही आपका जो 16th ऑफ मार्च पड़ेगा, 16th ऑफ मार्च पड़ेगा, उसमें कौन सा डे होगा, विच डे होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन में संडे है, ट्यूसडे है, मंडे है और वेडनेसडे है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जनवरी को देखेंगे, बट जनवरी में हमें कितने दिन मिलेंगे? दैट जनवरी में हमें पता है 31 डेज होते हैं टोटल। 26 हो चुका है, 31 माइनस 26 करेंगे तो कितना होगा? 5 5 डेज होंगे। फेब्रुअरी की बात करें, फेब्रुअरी की बात करें तो हमारा यहाँ पे 29 डेज होगा। 29 डेज कैसे लिया मैंने? बिकॉज फेब्रुअरी इज अ लीप ईयर। फेब्रुअरी 2020 की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा लीप ईयर है। कैसे पता करते हैं हम लीप ईयर के बारे में? तो लीप ईयर कैसा होता है? कोई भी ईयर जो कि डिविजिबल बाय 4 है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये डिविजिबल है ना 4 से, तो कैसे है ये? अगर आप डिवाइड करते हो, अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है देन इट्स अ लीप ईयर। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 505 आंसर आता है। दैट मीन्स ये हमारा लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो आपके फरवरी में 29 डेज होंगे। इसके बाद हम मार्च में आते हैं। मार्च में हमें 16th ऑफ मार्च देखना है ना, दैट इज हमारे पास यहाँ पे 16 डेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे यहाँ से? 29, 30, 35, दैट इज 34, 34 प्लस 6, 40, 50। 50 डेज हैं आपके पास टोटल। टोटल 50 डेज हैं। अब इस 50 डेज को आपको वीक में कन्वर्ट करना है। वीक में कन्वर्ट करना है। एक वीक के अंदर हमें 7 डेज देखने को मिलते हैं, तो आप इसको 7 डेज से डिवाइड करो। 7 से आप डिवाइड करोगे, 50 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 सर 49 पॉइंट होगा, दैट इज 7 वीक। 49 में हमारा पूरा हो जाएगा, दैट इज 7 वीक्स हमारा पूरा हो जाएगा, दैट इज 49। और एक्स्ट्रा हमारे पास 1 बचेगा, 1 डे बचेगा, 1 डे बचेगा। तो दैट मीन्स संडे को आपका पूरा वीक स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा संडे पे। संडे के बाद आपका जो नेक्स्ट डे आएगा दैट इज मंडे, वो हमारा 16th ऑफ मार्च हमारा मंडे होगा। क्या ऑप्शन हमारे पास मंडे है क्या? कैसे किया हमने इसे? सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ डेज निकाल लोगे आप, उसके बाद उसे आप डिवाइड करोगे आप वीक में। जितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है आप उसके बाद कैलकुलेट कर लो। जैसे कि अगर अगर हमारा 50 आया तो 50 हमारा 7 से डिविजिबल कितना होगा? 49 हमारा लास्ट है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 49। उसके अलावा एक हमारा बच रहा है ना, तो संडे के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज मंडे। 2 बचता तो मंडे ट्यूसडे हो जाता, 3 बचता तो वेडनेसडे हो जाता, 4 बचता तो थर्सडे हो जाता। इस तरीके से हमने ये किया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 एंड इम्पोर्टेंट। What will be the measurement of the angle made by the hour and minute hands of a clock when the time is quarter past 3? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि quarter past 3 होता क्या है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी क्लॉक के बारे में। अंडरस्टैंड योर क्लॉक। सबसे पहले तो ये समझेंगे दैट जो क्लॉक होता है उसके पास 3 हैंड्स होते हैं। एक इसमें एक और ले लो। तो ये जो है ये हमारा मिनट हैंड है, मिनट हैंड है। ये हमारा आवर हैंड है और ये हमारा सेकंड हैंड है, सेकंड्स हैंड। ये हो गया। अगर हम मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड की बात करें तो पहला हमारे पास होता है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक इज जब आपका मिनट हैंड 12 के ऊपर पॉइंटेड रहता है तो आपका ओ क्लॉक हो रहा होता है। सेकंड वी हैव हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का होता है मतलब जब आपका ये जो हैंड है दैट इज मिनट हैंड वो आपका 6 के ऊपर पॉइंटेड होता है, देन इट्स हाफ पास्ट। थर्ड है हमारे पास वाटर पास्ट। वाटर पास्ट, वाटर पास्ट का मतलब है जब आपका ये मिनट हैंड 3 के ऊपर पॉइंटेड रहता है देन इट्स वाटर पास्ट। दैट इज 15 मिनट जब होता है। 30 मिनट्स इज हाफ पास्ट। 30 मिनट्स इज हाफ पास्ट। इसको दूसरे वे में हम ये बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट का मतलब है 15 मिनट्स। एंड फोर्थ वन इज क्वार्टर टू। क्वार्टर टू का मतलब होता है जब हमारा 15 मिनट रह रहा होता है, दैट लेट्स से हमारा 12 बजने में 15 मिनट लेट है, देन इट्स क्वार्टर टू। यानी कि आपका जो ये हैंड होगा, मिनट हैंड होगा, वो 9 के ऊपर पॉइंटेड होगा। तो हमने 4 चीज पढ़ी। अगर 12 के ऊपर है आपका हैंड, मिनट हैंड की बात हो रही है तो ओ क्लॉक है। 3 के ऊपर है तो वो क्वार्टर पास्ट है। 6 के ऊपर है तो हाफ पास्ट है एंड 9 के ऊपर है तो क्वार्टर टू है। राइट। इसके अलावा आप और क्या देखते हो दैट अगर आपका यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो हम इसको कहते हैं 5 पास्ट, यहाँ पे है तो 10 पास्ट,
15 पास्ट तो हम नहीं बोलते हैं, दिस इज आवर क्वार्टर पास्ट, 20 पास्ट, 25 पास्ट, and this is half past. This is our 25 to 8 to 8 सॉरी 22, 25 टू यानी कि यहाँ से आपको 25 मिनट्स रह रहा है आपको ओ क्लॉक बजने में, यहाँ से 20 मिनट्स रह रहे हैं, यहाँ आपको ये आप बोलते हो क्वार्टर टू, दिस इज आवर 10 टू, दिस इज 5 टू। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वार्टर पास 3, व्हाट विल बी द मेजरमेंट, आपको एंगल निकाल के देना है कि कितने एंगल पे है बाय द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज क्वार्टर पास 3। क्वार्टर पास 3 का यानी क्वार्टर पास 3 का मतलब 3:15 क्वार्टर पास है ना, और अगर वही 2 होता तो वहां पे हमारा 15 मिनट रह रहा था, क्वार्टर 2 होता तो 15 मिनट्स रहता, दैट इज 2:45 हो जाता। ये 3:15 की बात हो रही है। अच्छा, इस एंगल को करने के ना दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग प्रोसेस है जो कि हम पूरा इन डेप्थ करते हुए चलते हैं, उसके अंदर हम पूरा डिग्री वगैरह निकालते हैं, और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बोल लो या फिर तो एक मेथड बोल लो। तो इस एग्जाम पर्पस के लिए दैट इज सीयूईटी या फिर तो किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। वो क्या है हमारा 30h माइनस 5.5 m, फॉर्मूला टू क्लॉक एंगल, इसका फॉर्मूला है दैट 30 इंटू आर माइनस 5.5 मिनट, वट एवर द टाइम यू हैव आप उसको इसमें पुट करोगे, दैट इज 30 इंटू आर है हमारे पास 3 माइनस 5.5 इंटू 15, ये हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 15 55 सर 825 होता है ना, 82.5, दैट मीन्स 90 माइनस 82.5 होगा हमारा, दैट इज 7.5, 7.5, 7.5 डिग्री, या तो आप इसको 7.5 बोलो, आप इसको तोड़ते हो तो आपके पास 7.5 डिग्री आता है। 7 2 सर 14, 14 प्लस, इसे आप कैसे तोड़ते हो, आपका होमवर्क है ये दैट आप इसे इस वाले फ्रैक्शन को आप मुझे तोड़ के बताओगे कि आप इसे तोड़ के इसे कितना होगा, कैसे आप इसे तोड़ते हो मुझे ये चेक करना है। अच्छा, इसी को हम जब करेंगे, ये तो मैं बताऊंगी ही नहीं, ये तो अब नेक्स्ट से बताऊंगी। ओके, तो ये हमारा आंसर है 7.5 डिग्री, ये हमें फॉर्मूला था यहाँ हमारा, दैट 30 इंटू एच माइनस 5.5 इंटू मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. If in a certain code language Mercury is coded as NGUGZFX, then how will entangle be coded in the same language? आपने मरकरी को इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इंटैंगल को कैसे, तो सबसे पहले तो इनके बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इससे सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास वर्ड है मरकरी, मरकरी, और इसे हमने कोडेड किया हुआ है, कोड किया हुआ है NGUGZXF, ऐसे ही ना। वापस से चलते हैं उसी के ऊपर, ये है हमारा अल्फाबेट, ओके। हमने लिखा हुआ है मरकरी को, मरकरी को NGUGZXH, ये लिखा हुआ है ना, एम के बाद एन आता है, ये पता है हमें कहाँ है एम, ये हमारा एम है, एम के बाद एन, 13 एंड 14, फिर ई के बाद एफ, जी एफ, अच्छा ओके। एम के बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज एम एन, तुरंत से चेंज हुआ आपको देखने को मिला, दैट एम के बाद जो भी नेक्स्ट आ रहा है वो, ई की बात करें, ई के बाद करें, ई के बाद हमें यहाँ पे बदले में एफ, सॉरी, ई के बाद आपको ई के बदले में यहाँ पे जी देखने को मिल रहा है, ई कहाँ पे है, ये रहा हमारा ई, दैट इज 5 एफ जी, दैट इज एक से चेंज हो रहा है, +1 हुआ हमारा यहाँ पे, दिस इज नेक्स्ट, इमीडिएटली नेक्स्ट हमें जो देखने को मिला वो, या तो इसे +1 ले लो, इसे +2 ले लो, चलो। उसके बाद और क्या है, आर, आर की जगह पे हमें यहाँ पे यू देखने को मिला, कितने से चेंज हो रहा है, आर कहाँ है,
दिस इज आर ना, और हमें यू तक जाना है, दैट एस टी यू प्लस 3। और क्या है, सी, सी के बदले में हमें जी देखने को मिला। जी देखने को मिला। सी कहाँ पे है, दैट इज सी 3, और जी है 1 2 3 4 प्लस 4। और क्या है, यू की जगह पे हमें जी देखने को मिला। यू है हमारा 21, 1 2 3 4 एंड दिस 5 प्लस 5। और क्या है, आर की जगह पे हमें, आर की जगह पे हमें एक्स देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6। और क्या है, वाई की जगह पे हमें एफ देखने को मिल रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7। यानी कि आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। आपको वर्ड कौन सा लिखना था, वर्ड लिखना था हमें इंटैंगल। इंटैंगल लिखना था। ई के नेक्स्ट क्या है, एफ। एन के दो ऐड कर लो। एन कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये देखो, एन 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 दिस। इसके बाद हम 1 प्लस ऐड करेंगे, दैट इज पी, एफ पी। और क्या है, टी के बाद हमें प्लस 2 ऐड करना है, टी टी टी, दिस इज 20 प्लस 2 ऐड करना है, दिस एंड दिस, दैट इज वी। टी कहाँ पे है, दैट 20। इसमें हमें प्लस 3 ऐड करना है, थर्ड है ना, तो प्लस 3 ऐड करना है, दैट इज 1 2 एंड 3 डब्ल्यू। ए इज आर फोर्थ, फोर्थ में हमें प्लस 4 ऐड करना है, ए, दैट इज 1 2 3 4। ई आएगा यहाँ पे। एन की जगह पे हमें, एन कहाँ पे है, एन की जगह पे हमें 5 ऐड करना है, दैट इज 1 2 3 4 5। ये आ जाएगा एस। जी हमारा है 1 2 3 4 5 6, सिक्स लेटर है हमारा जी, तो इसमें प्लस 6 हम करेंगे। जी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एम आएगा। एल इज आर सेवेंथ लेटर, 7 7 7 एल, एल। तो यहाँ से हम 7 प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज एस होगा यहाँ पे। ई हमारा आखिरी लेटर है, एट लेटर है। ई हमारा एट लेटर है, तो ई पहले तो देख लो और प्लस 8 कर दो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज एम। ये हमारा आंसर है, दैट एफ पी डब्ल्यू ई एस, एफ पी डब्ल्यू ई एस एम एस समथिंग। ये है क्वेश्चन हमारा, एफ पी डब्ल्यू ई एस। वाओ, हमें वापस से उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एम एस एम लास्ट में, एफ पी डब्ल्यू ई एस एम एस एम, यही, दिस इज आर राइट आंसर। तो इसी को जब हम कोड करते हैं तो ये हमारा आता है। हाँ, आसान, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, काम माइंड नहीं रहेगा, तो वहां पे आप थोड़े से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट आई विल सजेस्ट कि जितनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जितने काम से आप कितने जितने काम माइंड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये बोल रहा है, द प्रॉब्लम गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। ये सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या इतने डेटा से आप इसको निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव, सनी के पास कितनी बहनें हैं, हमें ये निकालना है। और आपके पास दो स्टेटमेंट है, दैट इज सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। आपके पास अगर सिर्फ ये दिया हुआ होता तो आप इसे नहीं निकाल सकते, दैट सनी जो है वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, पता ही नहीं चलेगा कि बहन है या नहीं है। सेकंड है स्टेटमेंट, सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं। सिर्फ ये दिया रहता नीचे वाला, सेकंड स्टेटमेंट दिया रहता तो भी हमें समझ में नहीं आता कि 3 बच्चे हैं, इतनी बहनें हैं, ये भी नहीं समझ में आता। लेकिन ये दोनों हमारे लिए सफिशिएंट है। हमें पता है एक पेरेंट है, पेरेंट के पास 3 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ इकलौता बेटा है, बाकी की 2 बेटियां हैं। यानी कि हमें आराम से पता चल गया ना कितनी बहनें हैं इसकी।
ये पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या? थर्ड इसमें डाल लो दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर एंड फोर्थ नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट। आपके दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। दैट कितनी बहनें थी सनी के पास। आसान था ये तो। क्वेश्चन नंबर 26। 26 इम्पोर्टेंट। जितना भागोगे क्वेश्चन से उतना वो आपको और डराएगा। डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉय लीव्स हिज हाउस। एक बच्चा है, एक लड़का है, वो अपने घर से कहीं जा रहा है, कहीं तो जा रहा है। ये ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। वो साउथ की तरफ जाता है। उससे पहले ये समझो कि ये डायरेक्शन है। दैट इज अगर आप यहाँ पे खड़े हो, दैट इज आप अगर यहाँ पे खड़े हो, अगर आप इस तरफ जा रहे हो दैट इट्स नॉर्थ, अगर आप इस तरफ जा रहे हो इट्स ईस्ट, इस तरफ आ रहे हो तो साउथ है, और इधर आ रहे हो तो आप वेस्ट में जा रहे हो। डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 6 किलोमीटर साउथ गया, फिर उसके बाद वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया एंड फर्दर ट्रैवल किया वो साउथ की तरफ 9 किलोमीटर। आपको बताना है वो कितनी दूर गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये निकालना तो बहुत आसान है। डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन में ये निकल जाएगा आराम से, लेकिन कितने किलोमीटर वो चला है वो निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये है वो बंदा, ये क्या कर रहा है, ये हमारा सबसे पहले साउथ की तरफ जाएगा। दैट दिस इज 6 किलोमीटर साउथ एंड देन वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, सॉरी दिस इज ईस्ट, एंड देन वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाएगा। उसके बाद वो वापस से 9 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएगा। हो गया। दिस इज 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, दिस इज 8 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट एंड दिस इज 9 किलोमीटर टू साउथ। क्या डायरेक्शन है हमारी? सबसे पहला पता तो हमें ये है दैट ये हमारा वेस्ट में है, और वेस्ट के साथ साथ हमारा ये साउथ में है। दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब साउथ वेस्ट ना आपके ऑप्शन में दो है। पहला तरीका तो हम ये है कि हम ऑप्शंस को देखेंगे कहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट है। अपने आप ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, बच गया ये। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको निकालना है कि दोनों में से कौन सा हो सकता है, कितना किलोमीटर वो चला है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कितना दूर वो चला है। तो सबसे पहले हमें पता है साउथ के डायरेक्शन में वो 6 किलोमीटर चला, वेस्ट के डायरेक्शन में वो 8 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर, और फिर साउथ में फिर वो वापस से 9 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर टोटल चल गया? 9 + 6 होता है हमारा 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23 किलोमीटर। सीधे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो 23 किलोमीटर चला है, बट दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ये मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरीके से बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें नहीं करके आना है। क्या करके आएंगे हम? सबसे पहले हमें निकालना है साउथ कितना चला है। दैट इज 15 किलोमीटर वो साउथ में चला है वो, और वेस्ट में कितना चला है, तो इट इज 8 किलोमीटर। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये, एक डायरेक्शन में जितना आप किलोमीटर चले हो उसे हम सबसे पहले टोटल करेंगे। दैट इज साउथ में इसने टोटल 15 किलोमीटर ये है जो ट्रैवल किया है, और वेस्ट में हमारा 8 किलोमीटर हमारा ये आ गया है। उसके बाद आप अंडर रूट जितना आप साउथ में चले हो वो, दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना होगा? 15 का स्क्वायर होगा हमारा 225। बोला मैंने, इसीलिए बोला कि इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्वायर समझना और उसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर में वो आपको बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप पेपर के टाइम पीरियड 15 × 15 करने के लिए बैठो, कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। हम इसे अगर ऐड करें इसे तो कितना होगा ये? 549 289 हो जाएगा ये। 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17। 17 का है। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी 17 करके कहीं तो आए थे। अभी हम पीछे कहीं तो हम किसी क्वेश्चन में हमने 17 का स्क्वायर देखा था। दिस इज 289 और उसका स्क्वायर रूट है हमारा 17। कितना चला है ये? यानी कि 17 किलोमीटर। यानी कि हमारा एक तो साउथ वेस्ट है हमारा आंसर, और दूसरा 17 किलोमीटर। कहीं पे है क्या? 13 और 17 के बीच में आपको चूज करना था। दिस इज 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट। हो गया। इतना ही आसान था। अगर हमें फॉर्मूलाज पता होना, अगर हमें बेसिक चीजें पता होना, तो हम आराम से कोई भी चीज को कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, ये हमारा फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया भी ऊपर कि हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो ये तो हमारा आता ही आता है। प्रॉब्लम फिगर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप इसमें कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? तो ये देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दिस इज फॉर गर्ल्स एंड ये हमारा बॉय है, यही ना। यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, दैट इज 3G, दिस इज 2G,
एंड ये हमारा 1 बी है। और क्या है ये? 2 गर्ल्स है, 1 गर्ल है, 1 बॉय है, 2 गर्ल है, 2 बॉय है। यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। क्या रिलेशन इससे निकल के आ रहा है हमारे पास? 3 1, इसे अगर हम ऐड कर दें 3 टू 5, यानी कि यहाँ पे 5 गर्ल्स है यहाँ पे और 1 बॉयज है। 2 1 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। हम इसे माइनस कर दें क्या? माइनस कर दें क्या? 3 गर्ल्स है ना, माइनस यहाँ पे और 2 गर्ल्स है, इक्वल टू 1 बॉयज। माइनस करेंगे 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें तो दैट इज 2 गर्ल्स माइनस 1 गर्ल, 1 बॉय। नेक्स्ट हमारे पास दोनों ही दो दो दिए हुए हैं, दैट इज 2g यानी माइनस 2b। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर 2 माइनस 2 तो 0 होता है। हाँ, हमारे ऑप्शन में दे रखा है दैट ब्लैंक बॉक्स, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा। ये कैसे किया? हमने एक रिलेशन निकाला कि हाँ भाई यहाँ पे 3 गर्ल्स है, टू 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो हम इसको इस तरीके से रिलेशन, हम मैंने बताया ना ऊपर दैट रीजनिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग इन अ वे, थिंकिंग इन अ सेंसिबल वे, और एक लॉजिक आपको देना होता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, दैट्स इट, यही है आपका रीजनिंग। 27 हो गया हमारा। 28, 28 अगेन क्लॉक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? क्या है हमारे पास? द क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर शोज क्वार्टर टू 7। अभी हम ऊपर करके आए, ऊपर समझ के आए कि क्वार्टर टू 7 का मतलब क्या होता है। क्वार्टर टू 7 का मतलब है 7 बजने में आपका क्वार्टर है, दैट इज आपके पास 6:45 का टाइमिंग दिया हुआ है, यही ना। व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक? आपका एक क्लॉक है जिसमें 6:45 हो रहा है और आप उसे मिरर के थ्रू देख रहे हो, मिरर के थ्रू देख रहे हो, तो आपका वो 6:45 हो रहा है। करेक्ट टाइम क्या होगा क्लॉक में जो दिख रहा है? इसका भी एक फॉर्मूला है, ट्रिक बोल लो, ट्रिक सोल्यूशन बोल लो, जो भी बोलना चाहो वो बोल लो। इसका एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज बेसिकली 1160 माइनस 645। क्या फॉर्मूला है? दैट कोई भी 1160 माइनस जो भी आपका मिरर में टाइमिंग दिख रही है ना, मिरर मिरर्ड क्लॉक टाइमिंग ले लो, टाइमिंग ले लो, एक ही चीज है। इसको आप सॉल्व करोगे दैट इज 1160 माइनस आपका कितना हो रहा है 645 ना, कैलकुलेट करोगे आप 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 1 4 1 एंड सेकंड इधर से आ जाएगा हमारा 11 माइनस 6 दैट इज 3। आपका आंसर आ जाएगा 515। ये आपका आंसर है, आपके ऑप्शंस में भी 515 है। और तो इसमें एक तो ये है दैट इज फॉर्मूला को याद कर लो। दूसरा ये है कि इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना कि कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनको लगता है कि भाई 11:60 दैट मीन्स ऑलमोस्ट 12, ऑलमोस्ट क्या वो 12 ही है, तो बच्चे क्या करते हैं 12 माइनस 645 ले लेते हैं, और ये गलत तरीका है। अगर आप ये करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसका सही फॉर्मूला ही यही है दैट आपको 1160 लेना है, 1160 माइनस 645 लेना है आपने। ये ज्यादा होशियारी मत करना फॉर्मूलाज वगैरह के साथ, वरना पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। वापस से नहीं, पहला क्वेश्चन है ये। 29, 29 क्या है ये? इसके अंदर आपको मैंने ऊपर बताया कि कौन सा चैप्टर होता है। एक तो आपको ना पेपर फोल्ड करके दे दिया जाएगा, उसके ऊपर पंच कर दिया जाता है होल, या फिर तो कुछ भी डिजाइन कटआउट उसमें कर दिया जाता है, या फिर तो काट दिया जाता है पेपर को, और आपसे बोला जाता है जब हम इसे पेपर को खोलेंगे तो आप बताओ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डिजाइन आपको देखने में। बेसिकली ये सिमेट्री का क्वेश्चन होता है, सिमेट्री में हमने पढ़ा होगा, क्लास 6 या 7 में हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। तो द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पेपर, आपको एक पूरा सीक्वेंस दिया गया है, इस तरीके से आपने पेपर को फोल्ड किया है, एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको बताया गया कि किस तरीके से इसे फिर कट किया गया है। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड? आपको पेपर कैसा दिखेगा जब आप इसे अनफोल्ड करोगे? सबसे पहले तो देखो, इस पेपर को हम इस तरीके से हम मोड़ते हैं, उसके बाद इस तरीके से आपने इसे मोड़ा, उसके बाद जो आपने मोड़ा उसे अपने वापस से दूसरी तरफ से आपने, दैट इज कैसे समझाऊं मैं, मेरे पास इससे बेटर तरीका नहीं है समझाने का। तो आपने एक पेपर लिया है विच इज इन स्क्वायर शेप, आपने क्या करा, इसे डायगनली आपने सबसे पहले इसे मोड़ा, आपने डायगनली इसे सबसे पहले मोड़ा, और उसके बाद आपने इसे एक अनदर फोल्ड किया, इस तरीके से आपको ये देखने को मिला। और आपने क्या किया, यहाँ पे एक आपने होल करा हुआ है, आई यूज स्केच पेन सो दैट हमें समझ में आए। एक होल तो आपने यहाँ पे किया हुआ है, दूसरा आपने सेंटर में किया है, एक तो यहाँ पे, एक आपने यहाँ पे किया हुआ है, एक आपने यहाँ सेंटर में किया है, और साथ में आपने एक यहाँ पे किया है कॉर्नर में।
तो जब आप इस पेपर को आप ओपन करोगे, जब आप इस पेपर को अनफोल्ड करोगे तो आपको कहाँ-कहाँ पे उसके इम्प्रिंट्स या फिर तो उसके होल देखने को मिलेंगे। तो आपको कहाँ-कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको ये इस तरीके से आई होप ये विजिबल होगा। एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और ऐसे ही करके आपको चारों साइड पे देखने को मिलेगा और एक सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये हेल्पफुल रही होगी। अब हम वापस से स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं दैट किस तरीके से आपका पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे सिनेरियो आप देखते हो तो ये है आपका पेपर। पेपर के अंदर आपको एक तो सेंटर में देखने को मिलेगा, सेंटर के बाद आपको एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे आपको कैसे रेजोनेट कर रहा है, कौन से में आपको रिजेंबल होता हुआ दिख रहा है, दैट इज सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट वी हैव 30, क्वेश्चन नंबर 30। 30 बोल रहा है आपको फाइंड आउट द मिसिंग नंबर एंड लेटर। आपको नंबर निकाल के देना है मिसिंग और लेटर भी निकाल के देना है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि लेटर कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखोगे आउटर पार्ट में आपको लेटर देखने को मिलेगा, दैट ए हो गया, सी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ई आई जी एच, इस तरीके से। सबसे पहले कभी भी आप जब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी आपको अल्फाबेट्स दिखते हैं ना, तो सबसे पहले उसका डिफरेंस देखने की कोशिश करो, कितने से वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हम वो देखने का कोशिश करेंगे। ए से सी में जाने के लिए, ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए से सी में जाने के लिए आपको +1 की जरूरत पड़ी होगी, +2 की जरूरत पड़ी होगी, +2 की जरूरत पड़ी होगी। सी से एफ में जाने के लिए कितने की, डी ई, यानी कि डी ई एफ, यानी कि +3 की जरूरत पड़ी होगी। ई से आई में ई, एफ जी एच और आई, दैट इज 4, +4 की जरूरत पड़ी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से प्लस हुआ, यहाँ पे 3 से प्लस हुआ, यहाँ पे 4 से, हम यहाँ पे +5 कर दें। जी एच आई जे के एल, दैट इज यहाँ पे एल आएगा। क्या आपके ऑप्शन में एल ऑप्शन में है, तो एक तो आपका ये है, एक आपका ये है। आप अगर इसमें एलिमिनेशन आप देखोगे, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो और इसे कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके हाथ में भी बचे हुए, या तो 59 होगा या फिर 61 होगा। तो हमें ये रिलेशन देखना है दैट ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। क्या क्या है हमारे पास, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क ही है, तो हम इसे तो, ये तो क्वेश्चन मार्क ही है, हम इसे नहीं कर सकते हैं कुछ भी इसके साथ, हमें इससे कोई भी रिलेशन पता नहीं चलने वाला है। तो हमारे पास 44 है, दिस 44 एंड 31, ये एक ब्लॉक में है ना, ये एक स्क्वायर में है, तो हम इन दोनों को लेंगे। ये ना पहले डिवाइड कर लो, एक बॉक्स हो गया, उसे आपने क्रॉस लगा दिया इन दोनों को, यानी कि पहले स्क्वायर में आपको 41 31 दिखने 44 31 देखने को मिला, सेकंड वाले स्क्वायर में आपको 20 और 13 देखने को मिला, 20 और 13 देखने को मिला। उसके बाद आपको थर्ड वाले स्क्वायर में आपको 8 और 5 देखने को मिला, और आपको फोर्थ वाला तो पता करके देना है, दैट इज 80 और क्या, राइट। सबसे पहले तो ये देखो इसके अंदर कितना कितने का डिफरेंस है, दैट इज इट विल बी 4 - 1 3 एंड 13, ये हमारा 13 है। इसका डिफरेंस है हमारे पास 7, इसका डिफरेंस है 6 7 8 3, इसका क्या होगा, 13 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, इनमें कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है क्या हमें, 13 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, 13 - 7 कितने का डिफरेंस है ये, 7 3 10 6, -6 हो रहा है यहाँ पे, 7 और 3 के बीच में -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। क्या हम इसे और कम कर सकते हैं क्या, अगर हम -2 करें तो, -2 करें तो दैट इज 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 80 - 1 यानी कि अकॉर्डिंग टू ये जो ऊपर हमने सीरीज देखा, 80 - 1 करेंगे तो वो 79 आएगा। क्या आपके ऑप्शन 79 है, नहीं है, इसका मतलब ये अप्रोच हमारा गलत है। अब हम इस 80 को ऊपर करके देखते हैं, दैट हमने इस वाले सीरीज को देख लिया करके, अब हम इसको दूसरे सीरीज से करके देखते हैं, दैट इज दैट 5 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 8, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 8 हो जाए, फिर उसके बाद है हमारा 13 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा 20 हो जाए, 41 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा 44 हो जाए, और क्वेश्चन मार्क, खैर ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है दैट कि 80 हो जाए। यही है हमारा 5 प्लस व्हाट, दैट इज 8, 5 6 7 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 होता है, 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 होता है, 31 प्लस 3 इज 34, 13 13 कितने से चेंज हो रहा है, दिस इज 3, दिस इज 7, इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 4 का फर्क है, दैट इज +4 हो रहा है, 7 प्लस व्हाट इज 13,
8 9 10 11 12 दैट इज 5, इनमें प्लस 5 का है, हम इसमें प्लस 6 कर दें। 13 प्लस 6 इज 19। क्या हम ऐड करें 19 में कि 80 हो जाए? माइनस कर दें। 1 एंड 7 1 6 61, 61 प्लस 19 इज 80। क्या हमारा आंसर 61 है? हमने क्या क्या एलिमिनेट किया था? इनको एलिमिनेट किया था। ऑप्शंस हमारे पास थे 59 और 61। हमारा 61 आ रहा है। कैसे आया हमारा 61? कि हमने देखा कि हमें 5 8 13 20 31 44 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो 5 में हमने 3 ऐड किया तो 8 आया। 13 में हमने 7 ऐड किया तो 20 आया। 31 में 13 ऐड किया तो 44 आया। किसमें क्या ऐड करेंगे कि 80 आए? अगर आप इस वाले पूरे रिलेशन को देखो, दैट 3 7 13 वाले रिलेशन, तो आपको पता चलेगा प्लस 4 प्लस 5 से वो बढ़ रहा है, तो हम उसमें एक और दैट इज प्लस 6 करेंगे, दैट इज ये 19 आ जाएगा। तो हम किसमें हम 19 ऐड करें कि वो 80 आ जाए? तो हम इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके हमारा ये 61 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ, दैट इसका आंसर आपका 61 एंड एल होगा। हमने अभी अल्फाबेट भी सॉल्व कर लिया कि कैसे हमने एल निकाला है, राइट। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि आपको ये नंबर सीरीज देके रखी हुई है और आपको ये क्वेश्चन मार्क आपका जो देके रखा हुआ है, इसमें आपको पुट करना है कि क्या आएगा, राइट। जो भी आपका नंबर है वो आपको देना है यहाँ पे। क्वेश्चन है 3 6 10, सॉरी 10.5 है ये, 10.5 है ये, 17 और 26, ये तो क्वेश्चन मार्क है। कितने से चेंज हो रहा है? +3 हो रहा है यहाँ पे। ये कितने से चेंज हुआ? 6 प्लस 4 10 होता है, दैट इज 4.5 से चेंज हुआ। 10.5 और दिस इज 17, नो 17, 11 7 दैट इज है 6.5 से चेंज हो रहा है ये। उसके बाद 17 और 26 की बात करें तो 17 और 26 की बात करें तो 9 से चेंज हो रहा है। ये हमें देखने को मिला और सारे ये इंक्रीज हो रहे हैं, सारे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहला रिलेशन तो ये देखने को मिल गया। आपको बताना है इसके बाद क्या आएगा। कोई ऐसा रिलेशन दिखा क्या? दैट 3 हो गया आपके पास, 4.5 हो गया, 6.5 हो गया और 9 हो गया। क्या कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है क्या इन सब के बीच में? अगर हम इसका भी डिफरेंस निकाल लें, दैट 3 और 4.5 में कितना डिफरेंस है? दैट इज 1.5 का डिफरेंस है ये। 4.5 में और 6.5 में ये 2 का डिफरेंस है। 6.5 और 9 के बीच में 2.5 का डिफरेंस है। आगे हमारे पास रिलेशन दैट ये 1.5 से, ये 2 से, ये 2 इसका मतलब है इसका नेक्स्ट वाला जो होगा वो मस्ट भी 3 से चेंज हो रहा होगा, यही ना। 9 प्लस 3 कितना होता है? दैट इज 12। यहाँ पे आप प्लस 12 करोगे, दैट इज 26 प्लस 12, जो भी अमाउंट होगा वो हमारा आंसर है। दैट इज कितना होगा? 8 3, दैट इज 38 इज आवर आंसर। ये हमारा 38, हमारा ये भी 31 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आसान था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। ये बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें अंजलि's रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता। अंजलि का जो रैंक है वो अनीता से 3 गुना है। हम कह सकते हैं लेट अंजलि's रैंक बी एक्स एंड अनीताज बी वाई, ऐसा बोल सकते हैं हम। यानी कि x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अनीता है ना, तो 3y हो जाएगा पहला। अच्छा डरना मत, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये सॉरी ये वो न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है वाले क्वेश्चन, कौन वाला क्वेश्चन नहीं है ये बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा, अभी 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक्स दैट देन दैट ऑफ अंजलि, ऐसा बोला जा रहा है। देन दैट ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेट मी चेक। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिसिंग है, दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव वर्स्ट रैंक्स, वर्स्ट नहीं होगा, वर्स्ट रैंक होगा देन दैट ऑफ अंजलि, यानी कि अंजलि से भी गंदे मार्क्स रहे हैं, अंजलि से भी कम रैंक लाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और आपको निकाल के देना है अनिताज रैंक इन द क्लास, अनिता का रैंक क्या होगा। हमें ये पता है कि वॉट एवर द अंजलि's रैंक इज, उससे उसके नीचे 4 बच्चे और हैं, यानी कि 40 स्टूडेंट्स की क्लास में अंजलि का रैंक लास्ट फिफ्थ रहा होगा, लास्ट फिफ्थ रहा होगा, तभी तो उससे और भी बुरे बुरे मार्क्स आए होंगे 4 स्टूडेंट्स के, राइट। ये आपके सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उसके नीचे आपको सबसे फिफ्थ वाले पे आपको अंजलि का देखने को मिला, तभी आप लास्ट के 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स, उनका रैंक उससे खराब है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंजलि का जो रैंक है, अंजलि's रैंक इज 40 माइनस कितने बच्चे थे? 4 स्टूडेंट्स है ना जो जिनका उनसे और कम है, दैट इज अंजलि का रैंक 36 होगा।
36 होगा, तभी तो उससे नीचे और 4 बच्चे हैं जिन्होंने गंदा परफॉर्म किया होगा। यानी कि आपके पास आपने x निकाल लिया, दैट इज 36 इज इक्वल टू 3y। y ही तो निकालना है आपको, दैट इज अनीता का रैंक आपको निकालना है ना, तो आप कैसे निकालोगे? 36 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आ जाएगा? दैट इज 12। y यानी कि अनीता का रैंक 12th है, आपके ऑप्शन में 12th देके रखा हुआ है। कैसे किया हमने? 40 स्टूडेंट्स का क्लास था, उसमें आपको पता है कि अंजलि का रैंक थ्राइस ऑफ अनीता है, दैट इज वट एवर द रैंक अनीता हैज, उसका इंटू 3 कर देंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 3y। उसके अलावा है आपका जो भी अंजलि का रैंक है, उससे और गंदा परफॉर्म करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नीचे से वो फिफ्थ हुई होगी, फिफ्थ आई होगी वो रैंक वाइज। तो हमें ये पता है 40 माइनस 6 दैट इज 36 रैंक इसका रहा होगा अंजलि का, 36 रैंक अंजलि का रहा होगा। तो हमें पता है दैट x इज इक्वल टू 3y हमने निकाला, x की जगह पे हमने 36 लगा दिया, एंड 3y जो था ही, और y हमारा यहाँ से 12th निकल करके आ गया। आसान था। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इम्पोर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट हर बार आता है। आपको सर्कुलर टेबल के ऊपर आपको बोल दिया जाएगा कि आप, जैसे कि ये क्वेश्चन सर्कुलर टेबल का ही, हाँ, ये क्वेश्चन सर्कुलर टेबल का ही है। दैट 6 पीपल है, ई एच के एम एस एंड यू, ये एक सर्कुलर सर्कल फेसिंग टेबल सेंटर पे वो बैठे हुए हैं, एंड यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ, ये तो इसके बाद हम पहले ये देखते हैं। ये है आपका सर्कल, ये है आपका सेंटर, दैट इज इस तरफ करते हुए 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से बैठे हुए हैं। उसके बाद है यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम। यू और एच जो है वो हमारे एम के इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी कि आसपास बैठे होंगे, आजू बाजू में बैठे हुए होंगे। दूसरा हमने क्या देखा? दैट ई इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस। ई जो है वो के और एस के बीच में बैठा हुआ है, के और एस के बीच में बैठा हुआ है। एच इज टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, और एच जो है वो इमीडिएट इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है किसके? ऑफ एस के। अब देखो, लेट्स से कि ये हमारा के है और यहाँ पे एस है। हमने यहाँ पे देखा दैट ई जो है वो के और एस के बीच में बैठा है, ई जो है वो के और एस के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये ई बैठा होगा। दिस इज के, दिस इज एस, और क्या है? इमीडिएट राइट टू एस, राइट में बैठा हुआ है, दैट इज यहाँ पे एच बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, चार तो यहाँ पे ही हो गए। यू और एच, एम, यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, यानी कि एम के राइट एंड लेफ्ट में यू और एच बैठा हुआ है। एम के, ये रहा एच, ये रहा एच, दैट इज यहाँ पे एम बैठा होगा बीच में। यही बोला है ना, यू और एच हमारा पड़ोसी है, एकदम इमीडिएट नेबर में है, एम बीच में होगा तभी तो एच यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे यू बैठेगा। इस तरीके से सर्कल तो बना नहीं, लेकिन हाँ हमारा सेटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से बन गया। अब हम एक सर्कल लेते हैं, उसके ऊपर हम बिठा देते हैं। दैट इज यहाँ पे अगर के बैठा हुआ है तो यहाँ पे ई बैठा होगा, यहाँ पे एस बैठा होगा, एच, एम और यू, इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट रही होगी। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के जस्ट राइट में कौन है? ये रहा यू, यू के राइट में हमारा, यू के राइट में हमारा एम बैठा हुआ है। यही क्या हमारे ऑप्शन में है क्या? एम, दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी होता है सॉल्व। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इमेज के फॉर्म में है। Find out which of the answer figures from the options can be formed using all the pieces given in problem figure। ये है हमारा प्रॉब्लम फिगर, इसको देख करके आपको बताना है कि कौन सा आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करेंगे तो टू सर्कल है, टू सर्कल है, थ्री थ्री कर्व्ड लाइंस है, थ्री कर्व्ड लाइंस है। इसके अलावा आपको टू डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, दिस इज दी डॉट्स, टू डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं है लेकिन हम यहाँ पे ट्राइंगल ही लिखेंगे। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इमेज सही है। यहाँ पे आपको तीन दिख रहे हैं कर्व्ड लाइंस, टू डॉट्स भी दिख रहे हैं, टू सर्कल भी दिख रहा है, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल भी दिख रहा है और एक एक्स्ट्रा कर्व्ड लाइन दिख रहा है। दैट ये गलत है। नेक्स्ट पे आ जाओ तो दैट तीन कर्व्स हैं, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, दिस इज करेक्ट। टू यहाँ पे आपके डॉट्स मिसिंग है, डॉट्स मिसिंग है तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, टू है यहाँ पे कर्व्ड एंड दिस थर्ड, एंड एक इन्वर्टेड है, दो डॉट भी है और दो सर्कल भी है, दिस इज द राइट। ये हमारा परफेक्ट है, दो सर्कल पूरा होता है, तीन कर्व्ड लाइंस भी हो रहे हैं, दो डॉट्स भी हो रहे हैं और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल भी है। इसमें आपका कर्व्ड लाइन मिसिंग है, कर्व्ड लाइन मिसिंग है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन 35 बोल रहा है read the given statements and conclusion carefully assuming that the information given in the statements is true even if it is appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follows from the statement. आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जाएगा कंक्लूजन आप बताओ कि क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है। तो बेसिकली ये सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग होता है, कभी-कभी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने अपने इस एरिया को मजबूत बनाया हुआ है, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर लोगे। स्टेटमेंट क्या है? नो कीबोर्ड इज़ अ माउस। तो कैसे करते हैं? वेन डायग्राम की हेल्प से हम करते हैं। तो पहला है ये कि ये है हमारा कीबोर्ड, नो कीबोर्ड कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, तो यानी कि कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो गया। ऑल माउसेस आर कंप्यूटर, सारे ही माउस दैट इज ऑल द माउसेस आर कंप्यूटर, जितने माउस हैं उतने कंप्यूटर भी हैं। तो m इज इक्वल टू सी भी हो गया। और ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ये जितने भी कंप्यूटर है वो सारे के सारे हमारे लैपटॉप्स भी हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू लैप। इस तरीके से कह सकते हैं इसे। कंक्लूजन क्या बोला है इसने? ऑल माउसेस आर लैपटॉप, सारे माउसेस आपके लैपटॉप है। तो हमने पढ़ा ना m इज इक्वल, इसको हम कह सकते हैं माउस इज इक्वल टू कंप्यूटर इज इक्वल टू लैपटॉप। तो ऐसा हो सकता है ना कि माउस, आपके सारे माउस लैपटॉप है। ट्रू, ये कंक्लूजन सही बैठा हुआ है। ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड, सारे कंप्यूटर्स कीबोर्ड नहीं हो सकते हैं। सही भी है कि सारे कंप्यूटर कंप्यूटर यानी कि माउस की बात हो रही है, माउस बोल लो, कंप्यूटर बोल लो, लैपटॉप बोल लो, ये आपके कीबोर्ड हो नहीं सकते हैं। अलग अलग है दोनों, दोनों इंटरसेक्ट कहीं कर नहीं रहा है, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन आपके करेक्ट है। वन नहीं, ये भी नहीं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, आपका ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमने टोटल 18 क्वेश्चंस जो हमारे सीयूईटी के 2024 में हमें देखने को मिले थे, वो सारे हमने सॉल्व कर दिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, सो दैट आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओ अपने एग्जाम डे पे, या फिर तो आप एक गलत अप्रोच के साथ जाकर के आप अपने स्कोर को कम करना चाहोगे। इट्स अप टू यू। तो अगर मेरी सजेशन लो तो आप इसे डेली प्रैक्टिस करो, सो दैट अगेन मैं बार-बार बोल रही हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ऑब्वियसली आपके लेवल पे पेपर टफ होगा, आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड काम माइंड के साथ आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हो, बस ये चेक करना होता है सीयूईटी को। तो आप देख सकते हो 18 में से कुछ नहीं, अगर बिलो एवरेज बच्चे की भी बात कर लूँ मैं, कि जिसे कुछ भी नहीं आता है, वो भी आराम से 6-7 क्वेश्चन करके आ जाएगा, दैट इज़ 30-35 मार्क्स उठा करके ले आएगा। तो ये तो हमारा पूरा सीयूईटी का क्वेश्चन था। ओके। तो ये तो हमारा पूरा सीयूईटी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, जो मैंने 2024 का क्वेश्चन आपको दिखाया। ये पर्पस यही था इसके पीछे, आपको बताना था कि पेपर का लेवल क्या होता है और आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। और रीजनिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, दैट अगर आप उसे अच्छे से आपने कर लिया तो वो आपसे आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस सेशन, या फिर तो अपनी कोई भी सीयूईटी के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, दैट कॉमर्स का होना चाहिए वो बस, तो मैं हूँ अवेलेबल। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चन को आप डाल सकते हो और मैं उसको वहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको, ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।